अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। ओके 10th क्लास हम 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट वाज होमियोस्टेसिस को डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया। हमने इसकी सारी वीडियोस अच्छे से कंप्लीट कर ली। हमने इसके जो है एक्सरसाइज भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उस सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो कर रही हूँ, वहाँ पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, हम आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ठीक है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है कि मिलजुल के काम करना, और कंट्रोल मतलब इसको कंट्रोल कौन कर रहा है। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बहुत इजी चैप्टर है, हमारी लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, आपके लिए बहुत इजी होगा इसको अंडरस्टैंड करना जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम सबसे पहले कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिलजुल के काम करना। मतलब बॉडी के जब सारे ऑर्गन्स मिल के एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं तो क्या करते हैं, मतलब हमारी पूरी बॉडी एक काम कर रही होती है, तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और कंट्रोल कौन कर रहा होता है, हमारे पास दो चीजें होती हैं जो कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करती हैं। एक आता है हमारे पास ब्रेन और दूसरा आता है हमारे पास हॉर्मोन्स, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये सेंटर्स हैं कोऑर्डिनेशन के। अगर हम बात करें तो दो होते हैं, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। मतलब कि या तो हमारा नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट करेगा और या तो हमारा केमिकल जो है वो मैसेंजर जैसे कि ग्लैंड्स वगैरह हैं, हॉर्मोन्स वगैरह हैं, वो कोऑर्डिनेट करेंगे। ओके, तो अगर सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन देखें, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इट डेवलप्स व्हेन अ बॉडी वर्क्स एज वन यूनिट। क्या होता है कि जब पूरी बॉडी एक यूनिट के तौर पर काम कर रही है, एंड इट्स ऑर्गन्स वर्क इन हार्मोनी, मतलब कि इसके ऑर्गन सारे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हम देखते हैं कि आप देखेंगे जब एक रनर है, जब वो भाग रहा होता है, तो आप जब भाग रहे होते हैं तो सिर्फ आपकी टांगे, आपकी लेग्स के मसल्स आपकी हेल्प नहीं कर रहे होते, आपके लेग्स के मसल्स के साथ साथ आपकी हार्ट बीट, आपका शुगर लेवल, आपका ब्लड लेवल, सारे के सारे चीजें क्या करती हैं, आपकी बॉडी को कोऑर्डिनेट करती हैं, मेंटेन करती हैं। ठीक है, तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन होगा। ओके, When a player runs to catch a ball, he uses hundreds of muscles to move his arms. Not only his muscles works, but many other kinds of coordination also involves. क्या ना सिर्फ उसके मसल्स काम कर रहे हैं बल्कि दूसरे कोऑर्डिनेशन भी होते हैं, जिसमें हम देखते हैं ब्रीथिंग है, हार्ट रेट है, ब्लड फ्लो है एंड ब्लड प्रेशर एटसेट्रा। ओके, तो यहाँ तक हमने कोऑर्डिनेशन का देखा। अब हम टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन को देखते हैं। ओके, अगर हम कोऑर्डिनेशन देखें तो हमारे पास दो तरह की कोऑर्डिनेशन आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन होगी, एक केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी। नर्वस, जिसको हमारे न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करेगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसको हमारे हॉर्मोन्स कंट्रोल करेंगे। ओके, अगर हम नर्वस एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में कौन सी कोऑर्डिनेशन होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होते हैं। मतलब एनिमल्स में न्यूरॉन्स भी काम कर रही होती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड भी काम कर रहे हैं, और एनिमल्स के, ह्यूमंस के बॉडी के जो हॉर्मोन्स है वो भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में तो न्यूरॉन्स, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नहीं होते, तो प्लांट्स में कौन सी कोऑर्डिनेशन होगी, ओनली केमिकल कोऑर्डिनेशन। ओके, यहाँ तक हमने इसका ओवरव्यू देख लिया। अब हम कोऑर्डिनेशन एक्शन देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन किस तरह से जो है वो सेटअप होती है, पूरा प्रोसेस इसका क्या है। अगर हम कोऑर्डिनेशन को देखें तो कोऑर्डिनेशन एक्शन को कंप्लीट करने के हमारे पास 5 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले आता है स्टिमुलस, उसके बाद आता है रिसेप्टर, उसके बाद आता है कोऑर्डिनेटर, और फोर्थ वन पे आता है इफेक्टर, और लास्ट पे आता है रिस्पॉन्स। अब हम वन बाय वन इन सबको देखेंगे। स्टिमुलस क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है, कोऑर्डिनेटर क्या होता है, इफेक्टर और रिस्पॉन्स क्या चीजें होती हैं। ओके, स्टिमुलस कहते हैं कि अगर हमें कोई पीछे से कुछ कोई हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है, किसी भी तरह का कोई चेंज आ रहा है, तो उस चेंज के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी किस तरह का रिएक्शन देगी, उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, एनी चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट विच कैन प्रोवोक अ रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है कि कोई भी चेंज होता है जो कि एनिमल के, ऑर्गेनिज्म के इंटरनल एनवायरनमेंट में भी हो सकता है, उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी हो सकता है, और इस चेंज के अकॉर्डिंग जो एनिमल रिस्पॉन्स करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई। मतलब कि क्या होता है कि किसी भी स्टिमुलस किसे कहते हैं, वो चेंज जिसको देख के कोई एनिमल अपना रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, तो हम कहते हैं दीज आर द फैक्टर्स दैट कैन ब्रिंग अबाउट सर्टेन रिस्पॉन्सेज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वही बात है कि वो फैक्टर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हीट के अकॉर्डिंग, जिस तरह मतलब कि अचानक से हीट, गर्म चीज को हमारा हाथ लगे तो हम फौरन हाथ को पीछे खींचते, तो हीट क्या है, वो स्टिमुलस है। इसी तरह कोल्ड एक स्टिमुलस होता है, टच स्टिमुलस होता है, लाइट एक स्टिमुलस है, साउंड वेव्स, केमिकल एंड माइक्रोबियल इन्फेक्शन
ये सारे के सारे स्टिमुलस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलस कहते हैं सिंगल को, और जब ज्यादा हमें पीछे से फैक्टर्स मिले तो हम उसको क्या कहते हैं? स्टिमुलाई। क्या होते हैं ये? मतलब कि कोई भी ऐसा चेंज जिसको देखते हुए एनिमल्स अपना रिस्पॉन्स शो करे, उसको क्या कहते हैं? स्टिमुलस। ओके, स्टिमुलस के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, दैट इज रिसेप्टर। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, रिसेप्टर में रिसीव करना, वो बॉडी के ऑर्गन जो किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। स्पेशल ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स ऑफ द बॉडी दैट डिटेक्ट स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। के बॉडी के वो ऑर्गन्स, वो टिश्यूज या वो सेल्स जो बॉडी के स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स। अगर हम बात करें साउंड वेव्स की, तो साउंड वेव्स को कौन डिटेक्ट कर रहा है? एयर, मतलब कि ईयर्स क्या है? हमारे साउंड वेव्स के रिसेप्टर्स हैं। लाइट का रिसेप्टर कौन है? हमारी आईज। केमिकल्स, हवा में जो केमिकल्स होते हैं उनका रिसेप्टर कौन है? हमारी नोज। मतलब कि किसी भी स्टिमुलस को जो रिसीव करने वाला सेल, टिश्यू या ऑर्गन होता है बॉडी का, उसको हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के बाद जो तीसरा काम आता है, दैट इज कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटर्स वो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के जो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसको नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, जिसकी तरफ उसको ट्रांसफर करना होता है। क्या होता है ये? दीज आर द ऑर्गन्स दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड सेंड मैसेजेस टू पर्टिकुलर ऑर्गन्स फॉर प्रॉपर एक्शन। मतलब कि बॉडी के वो ऑर्गन्स होते हैं जो रिसेप्टर से मैसेज लेते हैं और उनको बॉडी के उन ऑर्गन्स की तरफ भेजते हैं जिन ऑर्गन्स ने उस मैसेज के अकॉर्डिंग उसको एक्शन परफॉर्म करवाना होते हैं। ठीक है, हम इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल भी पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटर्स की, मतलब कि जिसमें सारे स्टेप्स को हम देखेंगे, स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर, रिस्पॉन्स एंड इफेक्टर्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटर्स में दोबारा से बता दूं क्या होता है। कोऑर्डिनेटर्स हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स होते हैं जो किसी भी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग जो है वो अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे दो तरह की कोऑर्डिनेटर्स देखेंगे। एक होता है हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व होंगी, मैंने आपको पहले बताया क्या होती हैं, वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे बॉडी के हार्मोन जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं वो इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन पहले देखते हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स आर कोऑर्डिनेटर्स एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उसको सेंड करते हैं द मैसेजेस थ्रू न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज सेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू ये मैसेज सेंड करते हैं जो है इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स नेक्स्ट देखते हैं इफेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल देखते हैं कि जैसे ही हमारा हाथ किसी गर्म चीज को टच होता है तो क्या होता है? सबसे पहले क्या हुआ? गर्म चीज क्या है? हमारा स्टिमुलस है। स्टिमुलस के बाद हमारा हैंड का वो पार्ट है जिसने स्टिमुलस को डिटेक्ट किया है, उसको हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स के बाद जहां से क्या जाएगा? यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कौन लेके जाएगा? कोऑर्डिनेटर्स लेके जाएंगे। कोऑर्डिनेटर्स इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे बॉडी के उन पार्ट्स की तरफ जिन्होंने उस रिसेप्टर के, उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स शो करवाना है। ठीक है, वो रिस्पॉन्स क्या करेगा? वो रिस्पॉन्स जिस मैसेज से या ब्रेन से अगर रिस्पॉन्स आ रहा है या स्पाइनल कॉर्ड से रिस्पॉन्स आएगा या हार्मोन से रिस्पॉन्स आएगा, तो उस रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं? इफेक्टर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन देखें, केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्ले द रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसमें कौन से ग्लैंड अपना रोल प्ले करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये क्या करते हैं? रिसीव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और मैसेजेस सेंड करते हैं बाय सीक्रेटिंग पर्टिकुलर हार्मोन्स इन ब्लड के हार्मोन्स, ब्लड में हार्मोन सीक्रेट करते हुए, रिलीज करते हुए केमिकल्स मैसेजेस को सेंड करते हैं पर्टिकुलर स्टिमुलस की तरफ। ओके, कोऑर्डिनेटर्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन एक्शन का, वो है हमारे पास इफेक्टर्स। ये क्या है? ये वो बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो कोऑर्डिनेटर से मैसेज लेते हैं और उसको रिस्पॉन्स शो करवाते हैं। मतलब कि दीज आर द पार्ट्स ऑफ बॉडी विच रिसीव मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स। क्या करते हैं? कोऑर्डिनेटर से मैसेज लेते हैं एंड प्रोड्यूस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सेज और उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर रिस्पॉन्स शो करवाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इफेक्टर्स। हम दो तरह के कोऑर्डिनेशन इसमें पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक पढ़ते हैं हम केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है? इन नर्वस कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस
फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स कोऑर्डिनेटर से मैसेज लेते हैं। कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन से होंगे हमारे पास, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और उन कोऑर्डिनेशन मैसेज को कहाँ पे भेजते हैं, फिर मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ। अगर मतलब कि अगर न्यूरॉन्स का ही काम है तो वो मसल्स और ग्लैंड्स की तरफ अपना मैसेज भेजेंगे ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स शो हो। केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, इन केमिकल कोऑर्डिनेशन पर्टिकुलर हार्मोन्स कैरी मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स, क्या करते हैं हार्मोन्स कोऑर्डिनेटर से मैसेज देते हैं और उसको पर्टिकुलर टारगेट टिश्यूज की तरफ भेज देते हैं जो हमारे पास इफेक्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि इफेक्टर्स ने क्या करना है, इफेक्ट शो करवाना है, असर शो करवाना है कि कोई भी स्टिमुलस आया है, उसके बाद रिसेप्टर्स के पास वो मैसेज किया, रिसेप्टर के बाद कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर्स के बाद जिन पार्ट्स ने इफेक्ट शो करवाना है उसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टर्स। ओके, इफेक्टर्स के बाद जो लास्ट स्टेप है हमारे पास इस एक्शन में वो है हमारे पास रिस्पॉन्स। मतलब कि क्या हो गया, रिस्पॉन्स शो हो गया। जिस तरह मतलब हमारी गर्म चीज को हाथ लगा, फौरन से हमने हाथ पीछे किया, वो हाथ पीछे करना क्या हुआ, हमारा रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, ऑन रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स द इफेक्टर परफॉर्म्स एक्शंस का रिस्पॉन्स, के कोऑर्डिनेटर से मैसेज रिसीव करने के बाद जो इफेक्टर एक्शन परफॉर्म करते हैं या जो रोल प्ले करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स। मतलब कि एग्जांपल लेते हैं हम इसमें, पुलिंग हैंड अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट, के हाथ को किसी गर्म चीज से दूर खींच लेना। उसके बाद सनफ्लावर की मूवमेंट होती है टुवर्ड्स लाइट, तो ये भी क्या है, एक रिस्पॉन्स है। मतलब कि लाइट उसका स्टिमुलस है और उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग सनफ्लावर ने अपना जो रिस्पॉन्स शो किया है वो क्या है, उससे अपना मूवमेंट कर लिया सनफ्लावर की तरफ, तो ये क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने पांचों स्टेप कंप्लीट पढ़ लिए। सबसे पहले हमने स्टिमुलस पढ़ा, फिर रिसेप्टर पढ़ा, उसके बाद हमने कोऑर्डिनेटर्स पढ़ा, इफेक्टर्स पढ़ा और लास्ट में हमने रिस्पॉन्स पढ़ा। ओके, अब अगर हम लास्ट में इन दोनों कोऑर्डिनेशन का, जो हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ी और केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ी, इन दोनों का हम कंपैरिजन कर दें तो क्या होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन वो कोऑर्डिनेशन होती है जो कि इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करती है और वो रिस्पॉन्स शॉर्ट लिविंग होता है, मतलब कि हाथ का खींच लेना। ठीक है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या करती है, इसका रिस्पॉन्स तो स्लो होता है लेकिन ये लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास दो तरह की कोऑर्डिनेशन आ जाती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो रिस्पॉन्स होता है वो इमीडिएट होता है और शॉर्ट लिविंग होता है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन का रिस्पॉन्स जो है वो स्लो होता है और लॉन्ग लिविंग होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने कोऑर्डिनेशन एक्शन को कंप्लीट किया। आई होप आपको आज की वीडियो की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन लगे, किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।